हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि लगातार आपको मैथ की वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं और आज हमारा प्रश्नावली 4.2 का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा गुणधर्म चर्चा कर लिया था कि सारणिकों के कितने गुणधर्म है। 6 गुणधर्म है और उन गुणधर्मों को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। यदि नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप आज भी पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज हम मुख्य रूप से एग्जाम्पल कराएंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को एग्जाम्पल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, ऑलरेडी एग्जाम्पल आप करते चलेंगे तो आपसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रगुण के एग्जाम्पल मैंने करा दिए थे, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है, ये भी मैंने करा दिया था पिछले लेक्चर में। आज का जो हमारा यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एग्जाम्पल नंबर 11 से। सिद्ध कीजिए कि डेल मतलब एक सारणिक का हमारे पास पूरा एक प्रकार से रूपरेखा दे रखा है, मतलब ये सारणिक है और इससे जो मान निकलेगा वो a क्यूब के बराबर होगा। तो यानी सिद्ध करना, ये सारणिक है, इसको हम प्रसार करेंगे। लेकिन प्रसार करने से पहले, जैसे मान लीजिए प्रसार करने से पहले इसको हम सूक्ष्म रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। यदि हम ऐसे ही प्रसार कर दें तो बड़ा लंबा चौड़ा आने वाला है, इसलिए इसको पहले हम सूक्ष्म रूप में बनाएंगे। जब सूक्ष्म रूप में आ जाएगा तब उसको प्रसार करके a क्यूब लाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2a है ना, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दें तो 0 आ जाएगा ना, प्रसार करना आसान हो जाएगा। 3a है ना, 3 का मल्टीप्लाई करके घटा देना तो 0 आ जाएगा, तो प्रसार करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब सब कुछ 0, जहां पे 0 लग जाएगा गुणा में तो वो 0 ही कर देगा, इसलिए हमें आसान हो जाता है प्रगुण लगाना। तो प्रगुण के साथ साथ बच्चों यहाँ पर संक्रिया को भी ध्यान देना पड़ेगा। संक्रियाएं इसके पहले एक प्रश्नावली में हमने देखा था। यदि आप संक्रिया थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर रखें तो समझिए आज आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपके पास सारणिक दे के रखा बच्चों। अपन को क्या करना है कि पहले इसको संक्रिया लगा करके थोड़ा सा इसको सूक्ष्म रूप बनाना है। तो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएं तो 0 आ जाएगा कि नहीं। 3a है, a में 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएं तो आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए मैं वही स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधा संक्रिया लगाऊंगा। संक्रिया लगाने के लिए भाई इतना लंबा चौड़ा तो हो ही जाएगा, है ना, इतना लंबा चौड़ा तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो संक्रिया लगाने वाला हूँ दोनों एक स्टेप में लगाना चाहता हूँ। R2 में लिखना बच्चों, R2 में ही लिखना, ठीक है, और R2 में ही घटा करके, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में, ठीक है। वह R3 में लिखना चाहता हूँ, 3a है ना, तो 3a जब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा R में, R1 में, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 3a आ जाएगा और घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका तो a है तो a ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a प्लस बी तो a प्लस बी ही रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है तो c ही ऐसा ही रहेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा बच्चों। 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटाएंगे तो 2a 3a तो a बचेगा, और 2b से यहाँ पे 2b तो खत्म कहानी ना। ऐसे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 4a में 2a घटेगा तो 2a आ जाएगा। 3b में 2b घट जाएगा तो b बचेगा। 2c में 2c घट जाएगा, खत्म कहानी। चलो अगले स्टेप में 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आ जाएगा प्लस का 3b से 3b, खत्म कहानी, तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखो बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई करके घटाओ तो 10a में 3 है तो 7a बचेगा, क्या 7a। और यहाँ पर बच्चों 3 का मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो 3b बचेगा, और c 3 से खत्म कहानी, कोई बात नहीं है। और भी इससे छोटा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3a है ना, तो फिर से मैं करता हूँ कि 3 का इससे मल्टीप्लाई कर घटाऊंगा कि मैं R3 में ही लिखूंगा, लेकिन R3 में 3 का R2 के साथ गुणा करके, ठीक है, तो आसान हो जाएगा बच्चों, और छोटा हो जाएगा। ये हमारा a है, 0 है, 0 है। अब देखिएगा ना, ये आपका a प्लस बी है तो a प्लस बी है, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है तो इसको रहने दो। a है तो a रहने दो, 2a प्लस बी है, रहने दो। भी हम 3 का गुणा करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3 का गुणा करके 3 दूना 6, और 7a में 6a घटेगा तो a बच जाएगा बच्चों। 3b में 3b घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर इतना आ गया। अब इसको प्रसार कर दो ना, प्रसार कर दो। मैं कहता हूँ c1 के सापेक्ष, c1 के सापेक्ष या c1 को लेकर प्रसार करने पर, सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर a क्यूब लाना है मुझे,
करने पर। ठीक है, प्रसार करने का तरीका पता है क्या, और नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। प्रसार करने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट जो अवयव लेते हैं उसके सीधे पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, जो बचे लिख दो a 2a + b। यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर a है, बीच में माइनस लगाते हैं। 0 है बच्चों, कुछ भी बचेगा लेकिन वो खत्म। जैसे यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं ना, इसके सीधे वाले अवयव को छोड़ दो तो आपका बचेगा a + b, यहाँ पर बचेगा a + b + c। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा a। 0 है तो पूरा खत्म ही कर देगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। अब इस बार इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये 4 बचेगा, मतलब a + b बचेगा, और यहाँ पर a + b + c बचेगा। और इसको लेकर चल रहे हैं तो आपका बच्चों ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बच रहे हैं, तो यहाँ पर a बच रहा है और यहाँ पर 2a + b बच रहा है। कोई बात नहीं है, जो 0 है वो 0 ही कर देगा, इसलिए इससे कोई लेना देना है नहीं। फिलहाल आपका a रहेगा, a से a तिर्यक गुणा a², इसका गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा। फिलहाल ये 0 कर देगा और प्लस का 0 कोई मतलब का नहीं। और इसको देखोगे तो a³ आ गया। ये आपका लगभग प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन में यही बोला गया था ना कि हमें क्या सिद्ध करना बच्चों, a³ लाना है, तो हमारा a³ कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कंप्लीट आज के इस लेक्चर का। और अपन अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो, पहले सिंपल तरीके से उसको सूक्ष्म रूप में करने की कोशिश करेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रसरण किए बिना, इस बार प्रसार भी नहीं करना है, बिना प्रसार किए आपको 0 सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों, तो एग्जाम्पल नंबर आपका 12 है। ठीक है, वैल्यू दे के रखा है, सारणिक का मान दे के रखा है, ऊपर हमारा है x + y, y + z और z + x। ठीक है, यहाँ पे z, यहाँ पर x, यहाँ पे y, 1 1 1। इसको हमको 0 के बराबर लाना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इसको जोड़ दूं, इससे इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, तो हर जगह x + y + z बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि R1 में ही लिखना है, लेकिन R1 में R2 को जोड़कर। चलो देखो जरा कितना आ रहा है। जब z जोड़ोगे बच्चों तो देखो x + y + z आ गया। जब x जोड़ोगे यहाँ पे तो x + y + z आ गया। यहाँ पर जब y जोड़ोगे तो x + y + z आ गया। आपका z है ही है, x है ही है, y है ही है, 1 1 1। अभी हमने प्रसार नहीं किया है, कुछ भी प्रसार नहीं किया है, कुछ भी नहीं। x + y + z, x + y + z, x + y + z, किसी भी पंक्ति या स्तंभ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम कॉमन ले लेंगे x + y + z तो बचेगा 1। तो यहाँ पर आपका डेल बराबर x + y + z। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर बचेगा आपका 1 1 1, तीनों जगह 1 1 1। फिर आपका z x y 1 1 1। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, यदि किसी भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों में अवयव समान है, जैसे यहाँ पर आपका 2 पंक्ति समान है या 2 स्तंभ समान है, संगत अवयव समान होंगे, तो सिंपल है उसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रगुण है, ये प्रगुण है बच्चों। यदि किसी भी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति समान हैं, यदि किसी भी सारणिक के 2 स्तंभ या 2 पंक्ति समान हैं, तो उसका मान हमेशा 0 के बराबर ही आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर हम कैसे जानेंगे, तो ये गुणधर्म नंबर 3 है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं गुणधर्म 3 से, गुणधर्म 3 से किसी भी 2 पंक्ति में यदि समानता हो या 2 स्तंभों में समानता हो, कोई भी हमारे पास सारणिक है, कोई भी हमारे पास सारणिक है, सारणिक के कोई 2 स्तंभ समान है या 2 पंक्ति समान है, यदि अर्थात कॉलम या रो समान है, उनके संगत अवयव समान है, तो बच्चों इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप कह सकते हो कि जो हमारा सारणिक का मान आएगा वो 0 है, बिना प्रसार किए हम ला दिए। ठीक है, इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर आ गया 13। ठीक है, इसमें बोल के रखा है कि सारणिक का यहाँ पे बच्चों एक प्रकार से वैल्यू 1a BC है। ठीक है, 1b CA है
1CAB है। ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक। इसमें हमें इसका प्रसार करना है, मान निकालना है, लेकिन अभी यदि हम डायरेक्ट प्रसार करें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसमें संक्रिया लगा दो। 1 में 1 का घटाओ 0, 1 में 1 तो घटाओ 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम दो संक्रिया लगा दें। एक तो R2 में लिखना चाहते हैं R2 में R1 को घटाकर, और बच्चों R3 में लिखना चाहते हैं हम R3 में भी R1 को घटा दें, ठीक है, R1 को घटाकर। ये दोनों संक्रिया हम लगाएंगे तो फिलहाल कितना निकल कर आएगा देखिएगा। यहाँ पर हमारा कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए 1 है, A है, BC है, कोई दिक्कत नहीं। 1 में 1 घटाओ 0 आ जाएगा, B में A घटाओ तो B माइनस A हो जाएगा। इसमें इसको घटा दो आप लोग तो दोनों में C कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा A और माइनस B। भाई दोनों में C कॉमन है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 में 1 आपका 0, C में A घटा दो बच्चों तो C माइनस A हो जाएगा। फिर इसमें A घटाओ, दोनों में B है जरा, तो B को यदि आप कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा A और यहाँ पर बचेगा C। कुल मिलाकर ये आ गया, ठीक है। अब देखो जरा थोड़ा बहुत कहीं पे गड़बड़ेशन, यहाँ पर आपका A माइनस B है तो यहाँ पे आपका A माइनस B है और B माइनस C, यहाँ से हम A माइनस B कॉमन ले लें, माइनस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका C माइनस A है, A माइनस C कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मतलब आप होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे कह दूं कि R2 से B माइनस A तथा R3 से A माइनस C या C माइनस A, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, C माइनस A ले सकते हो, A माइनस C ले सकते हो। जैसे C माइनस A यहाँ पे है तो C माइनस A कर लो आप। C माइनस A उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर ले लो उभयनिष्ठ। देखिएगा यहाँ से हम B माइनस A कॉमन ले रहे हैं तो B माइनस A बाहर हो गया, यहाँ से C माइनस A कॉमन ले रहे हैं तो ये बाहर हो गया। अब बचा कितना, तो 1A BC 0 है, B माइनस A पूरा कॉमन आ गया तो आपका 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों उल्टा है ना, B माइनस A कॉमन लिए हैं इसलिए यहाँ पे माइनस C हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो B माइनस A में बदल जाएगा। अगले स्टेप में 0 है, C माइनस A हमने कॉमन ले लिया है तो 1 बचा। इसमें भी उल्टा हमने कॉमन लिया है, C माइनस A कॉमन लिया है ना, तो यदि माइनस कॉमन लेंगे तो C माइनस A में बदल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बचने वाला जो है माइनस B। अब वैसे आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, आसानी से मान निकल कर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा आप ही देख लो। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर चलो बच्चों प्रसार कर दो। देखिएगा भाई जो हमारा यहाँ पे B माइनस A है तो रहने दो, C माइनस A है रहने दो, ठीक है। जो वैल्यू आएगा इसके अंदर आएगा। वैसे फिलहाल मैं आपसे कह दूं ये 0 है ना तो 0 ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो आप। 1 जब करोगे बच्चों तो इसके सामने वाले अवयव गायब, तो 1 माइनस C 1 माइनस B बचेगा। फिर सेकेंड में 0 है, जो भी आप इसको लोगे तो ये सीधा सीधा ख़त्म करो, A B C 1 माइनस B बचेगा। फिर आपका 0 लो, ये 0 लो तो ये ख़त्म, A B C 1 माइनस C। डेल बराबर B माइनस A है और C माइनस A है। देखो बच्चों थोड़ा समझिएगा, 1 का B से तो माइनस B और ये बीच में माइनस होता है, और 1 का C से तो प्लस हो जाएगा। बाकी ये तो 0 ही रहेगा, कोई लेना देना नहीं है, ठीक। हमारे पास यहाँ पर है B माइनस A, यहाँ पर है C माइनस A और यहाँ पर है C माइनस B, ठीक। अभी भी गड़बड़ चल रहा है ना। A माइनस B यदि करें बच्चों, A माइनस B तो ये माइनस दे देगा, B माइनस A को उल्टा करेंगे तो माइनस देगा। फिर इसके बाद B माइनस C को, यहाँ पे C माइनस B है, B माइनस C बताएं तो ये माइनस दे देगा, तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो गया, और ये C माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। भाई हमारा B माइनस A है, इसको A माइनस B करेंगे तो माइनस देगा,
सी माइनस बी है, इसको बी माइनस सी करेंगे तो माइनस देगा, तो माइनस माइनस का नहीं प्लस हो जाएगा, और सी माइनस ए ऑलरेडी है तो इसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक हमारा उदाहरण नंबर 14 है। ठीक है, इस उदाहरण को करना है, तो इस बार भी सिद्ध करना, देख सकते हैं b प्लस सी है, ए है, b सी प्लस ए है, b सी सी ए प्लस बी है, 4abc है। यदि हम सोचे डायरेक्ट प्रसार कर दें तो आंसर आ भी सकता है, बड़ा लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन पहले इसको सूक्ष्म बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे b प्लस सी है, यहाँ पर b प्लस सी जोड़कर घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाए तो फिर प्रसार करना आसान हो जाता है। कोई भी एक अवयव यदि 0 बन जाता है बच्चों तो उसे प्रसार करना बहुत आसान हो जाता है। हम अपने स्तर पर देखते हैं कि जो हमको सहूलियत लगे। जैसे हमारे पास देके रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों, 14। ठीक है, ये आपके पास देके रखा है सारणिक, कितना है, b प्लस सी है, और यहाँ पर a है, फिर a है, फिर b है बच्चों, बीच में आपका c प्लस a है, और फिर आपका ये b है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, c है और a प्लस बी है। देखिएगा ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसमें मेरे पास b प्लस सी है, इसको जोड़कर घटा दूँ, भाई r1 में लिखना चाहता हूँ, लेकिन r1 में घटाऊँगा, किसको, r1 प्लस r2 को जोड़कर, r1 प्लस r2 को जोड़कर घटाऊँगा। देखिएगा कितना वैल्यू निकल कर आता है। इन दोनों को जोड़ूँ तो b प्लस सी और b प्लस सी खत्म, 0 आ गया। इन दोनों को जोड़कर घटा दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, -2c बचेगा। आप जोड़कर घटा के देख लेना। इन दोनों को जोड़ूं तो b भी 2b हो जाएगा, और a से कट जाएगा, लेकिन घटाना है इसलिए -2b हो जाएगा। बाकी तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। ये b है तो b, c प्लस a है तो a, b हो जाएगा c और a प्लस b हो गया। देखो ना, एक ही में आपका थोड़ा सा 0 आ गया, लेकिन उसे प्रसार करना आसान हो गया, और ये छोटे छोटे बन गए, एक स्टेप में पूरे छोटे हो गए। अब मैं इसको r1 के अनुदिश प्रसार करने पर, r1 के अनुदिश प्रसार करने पर, अभी तक मैंने जितना प्रसार किया है, या तो r1 के अनुदिश प्रसार किया या तो c1 के अनुदिश, चाहे इसके अनुदिश कर दो चाहे इसके अनुदिश, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। प्रसार करते समय ध्यान रखना है कि जिस भी अवयव को लेकर चलो उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना है। जैसे पहला अवयव लेकर चला तो उसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो, जो बचे उसे लिख दो, प्रेम से लिखो, बीच का माइनस, लेकिन इस माइनस के कारण प्लस हो जाता है। अब इसको लेकर चलना है तो इसका अवयव पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, बाकी जो बचा उसे प्रेम से लिख दो। ठीक है, फिर अगले स्टेप प्लस होता है, लेकिन इसके कारण माइनस हो जाएगा। इसको लेकर चलना है, ये और ये छोड़ दो, बाकी जो बचे उसे प्रेम से लिख दो, b c प्लस a, c और c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 ही दे देगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे +2c है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका a से b तो ab और प्लस b स्क्वायर, बीच का लगता है माइनस, ये आपका bc हो जाएगा। -2b है, रहने दो, इसका इससे आपका bc हो जाएगा, बीच का लगता है माइनस, c स्क्वायर माइनस ac। अगले स्टेप में देखो बच्चों, यहाँ पे आपका है 2c, तो यहाँ पर आप 2abc कर सकते हो, और यहाँ पर आपका 2cb स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2bc स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में चलो भाई, यहाँ पर देखो -2b स्क्वायर c हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2abc हो जाएगा। ये लो काट दो, खत्म। 2abc तो कितना आ गया, 4abc। जी हाँ, यही तो मान निकालना था, प्रूव्ड, यही सिद्ध हो गया। कुछ भी कठिन नहीं रहता बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपका 14 है, इसको 0 के बराबर लाना है। इस बार देखो x/z, यहाँ पर आपके पास एक प्रगुण लगने वाला है कि भाई किसी भी पंक्ति या अवयव में दो पदों के योगफल से कोई हमारे पास अवयव दे रखा हो, तो उनको हम अलग अलग करके गुणधर्म 5 लगा करके 2 आव्यूह बना सकते हैं। यदि यहाँ पर 3 योगफल होता तो 3 आव्यूह नहीं,
सारणिक बोल सकते हैं, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पदों का योग है ना, तो 2 सारणिक बना सकते हैं। 3 पद होते हैं ना बच्चों, तो 3 सारणिक बना सकते थे। 4 पदों का योगफल होता है ना, हाँ, जिस भी पंक्ति या स्तंभ में हो तो सभी में होना चाहिए। जैसे आपका ये तीसरा स्तंभ है, इसमें सभी अवयव में 2 पदों के योग से बना है, तो हम इसको 2 सारणिक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 सारणिक बनाएंगे तो आसानी से इसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। तो ये हमारे पास सारणिक है बच्चों। हमने आपको बताया कि इसमें जो स्तंभ में 2-2 पद हैं, इसलिए हम इसको 2 सारणिक के रूप में बना सकते हैं। प्रगुण 5 कहता है, ये प्रगुण 5 से होगा। जैसे हमारा x है, x स्क्वायर है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर y है, y स्क्वायर है, 1 हो जाएगा। z है, z स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस का बच्चों देखिएगा, आपका x है, x स्क्वायर है, इस बार इसको लिए थे ना, छोड़ दो, इधर कर ले लो x क्यूब। फिर आपका y है, y स्क्वायर y क्यूब, z है, z स्क्वायर z क्यूब। ये लो भाई, ये कौन से प्रगुण से आ गया बच्चों? तो प्रगुण 5 से। ये प्रगुण 5 है, प्रगुण लग रहा है ना, तो प्रगुण 5 से हमने कर दिया, प्रगुण 5 का प्रयोग कर लिए। अब देखो जरा, यहाँ पर लगभग हमारा भी सेम है। इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं कि यदि हम 2 स्तंभ या 2 पंक्ति को आपस में बदल दें तो चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे बच्चों कि 2 बार बदलाएंगे। जैसे हम मान के चलते हैं कि एक बार इसको हम यहाँ पर बदलते हैं, एक बार इसको यहाँ पर बदलते हैं, फिर अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पर बदल दें। समझ रहे हैं? कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि हम परिवर्तन करें तो 2 बार परिवर्तन करेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक बार हम ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं, देखिएगा परिवर्तन कर रहे हैं कुछ ऐसा, इसको यहाँ पर ला रहे हैं 1 1 1, तो माइनस दे देगा, और इसको इधर ले जा रहे हैं -1, ठीक है। और यहाँ पर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये तो सेम है, इसको इधर ले जा रहे हैं। 2 स्तंभों में परिवर्तन कर रहे हैं तो माइनस दे दिया। अगले स्टेप में इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम x कॉमन ले रहे हैं, पहले से, दूसरे से y और तीसरे से z कॉमन ले रहे हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 1 1 बचेगा, 1 x बाहर हो गया तो x y z, यहाँ से एक बार तो x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब आपको परेशानी होगी ना, क्या कर दिया हमने, तो इस पर कर दिया हमने C1 को C3 में और C3 को C1 में, ये हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले स्टेप में फिर से लगाएंगे, ये माइनस दे के रखा है, इस बार प्लस दे देगा। देखिएगा, हमने आपको बताया था कि बच्चों जब स्तंभ या पंक्ति में परिवर्तन होता है, जैसे हमारे पास 1 1 1 है, x को इधर लाएं y और z, तो एक और -1 आ गया। -1 यहाँ से था, एक बार और परिवर्तन कर रहे हैं तो -1 बार फिर से आ गया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। भाई 2 बार -1 है, 2 बार परिवर्तन कर रहे हैं ना। एक बार हमने C1 को C3 के साथ परिवर्तन किया, इस बार C2 C3 में परिवर्तन किया, ठीक, तो इसलिए 2 बार माइनस। यहाँ पर प्लस का x y z है, आप कॉमन ले सकते हो किसी भी उभयनिष्ठ से, इसमें परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं कि नहीं, तो इनको उभयनिष्ठ ले लो, यानी 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 1 1 कम 1, और यहाँ पर बचेगा x y z। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन संक्रिया लगा दिया जाए। मैंने आपको पहले भी संक्रिया समझाया था कि भाई यदि हम 1 में घटा दें 0 आ जाएगा, 1 में घटा दें 0 आ जाएगा, और आसान भी हो जाएगा सॉल्व करना, आसान भी हो जाएगा। जैसे मैं R2 में लिखना चाहता हूँ, R2 में R1 को घटाकर, और इसी प्रकार से R3 में लिखना चाहता हूँ, R3 में R1 को घटाकर। सेम इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा है, तो कितना मान निकल कर आएगा, ये 1 है तो 1 रहने दो, x है तो x स्क्वायर यहाँ पर रहने दो। एक काम करो, घटाओ, ये 0 आ जाएगा, y में x घटेगा तो y माइनस एक्स, यहाँ पे घटाओगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 में 0, z में x घटा दो तो z माइनस एक्स, और यहाँ पर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स बाई जेड। चलने दो भाई, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, प्रसार कर दें, लेकिन प्रसार करने के पहले कुछ और कॉमन तो आ सकता है। कॉमन क्या आएगा आपका, ये तो है ही है 1 प्लस एक्स प्लस बाई जेड, ये है ये। R2 से y माइनस एक्स, R3 से z माइनस एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। तो बचेगा क्या क्या,
देखिएगा 1 है तो 1 है, x है तो x, एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने कुछ कॉमन लिया है लेकिन 0 है तो कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ से y माइनस एक्स बाहर हो गया तो 1 बचेगा। y माइनस एक्स बाहर हुआ है ना बच्चों, y माइनस एक्स, तो यहाँ पर y प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी बाहर हो गया, a प्लस बी बचा। ऐसे यहाँ पे 0 है, z माइनस एक्स कॉमन तो 1 बचा, z माइनस एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा z प्लस एक्स। अब आप लोगों को परेशानी होगी सर कहाँ से आ रहा, तो a प्लस बी का सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी बाहर आ गया, a प्लस बी अंदर बच गया। अब प्रसार करते हैं, तो जब प्रसार करेंगे तो ये 0 है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जो 0 है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के हम इसको लेकर चलेंगे तो देखेंगे तो ये खत्म, बचा ये 4 पद, 1 y प्लस जेड, y प्लस एक्स, 1 z प्लस एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में देखो 1 प्लस एक्स बाई जेड रहने दो। यहाँ पर क्या बच्चों, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, एक है तो इसका मल्टीप्लाई सर इससे करेंगे तो z प्लस एक्स, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे तो y माइनस एक्स। ठीक है, माइनस कार्ड में माइनस बदल रहा है ना, बीच में माइनस लगता है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस लगता है इसलिए माइनस लगा दिए। ये x से x कट भी गया, तो बच कितना रहा है 1 प्लस एक्स बाई जेड। देखो कितना बच रहा भाई, यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे z माइनस एक्स है, और यहाँ पर आपका z माइनस y है। एक काम करते हैं ना, देखिएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड है, जब इसको हम बदलेंगे भाई x माइनस वाई तो माइनस देगा, फिर इसको जब बदलेंगे तो माइनस देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और z माइनस एक्स ऑलरेडी है। यही आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई बड़ा कठिन आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका मान आ रहा है इतना। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये बोल के रखा है कि दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स बाई जेड नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब आपका 1 प्लस एक्स बाई जेड ये 0 के बराबर नहीं है, बोल के रखा है। ठीक है, बोला भाई, तो यदि हम आपसे कह दें कि चूंकि x माइनस बाई ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, y माइनस जेड सभी भिन्न भिन्न है ना, x बाई जेड सभी भिन्न भिन्न है, तो डिफरेंस करेंगे तो 0 के बराबर आएगा ही नहीं। यदि y माइनस जेड बराबर, ये भी 0 के बराबर नहीं, क्योंकि अलग अलग है ना, y तो है नहीं, और ये आपका z माइनस एक्स ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओहो गड़बड़ हो गया, इसलिए 1 प्लस एक्स बाई जेड जो है वो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपको लगेगा कि सर कैसे कह सकते हो, इसमें ये बोला गया कि चूंकि जो हमारा इसका मान था ना, इसका मान था वो 0 के बराबर है, किंतु x y z भिन्न है, टोटल इसका मान 0 के बराबर आना चाहिए, किंतु ये भिन्न है, इसलिए इनका डिफरेंस भी 0 नहीं हो सकता। जब इनका मान डिफरेंस 0 नहीं हो सकता तो इसका ही मान 0 होगा। आप ही दिमाग लगाओ ना कि चूंकि सारणिक का मान 0 है, किंतु x y z सभी के सभी भिन्न है, तो इनका डिफरेंस तो 0 आ ही नहीं सकता है, इसलिए जो पहला वाला पद है यही 0 देगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है, उदाहरण का आखिरी प्रश्न है, उदाहरण नंबर 16 है। देखिए, दर्शाइए कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ये आपका भैया प्रश्न क्रमांक 16 है, और इसी से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा एग्जाम्पल जो है 16, ठीक, ये हमारे पास दे के रखा है। हम बायां पक्ष लेकर चलते हैं, ये हमारे पास बायां पक्ष है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, बायां पक्ष है ए बी सी
यहाँ पर हमने ए बी सी ले लिया बच्चों, लेकिन फर्स्ट स्टेप में आप ए बी सी मत लीजिए। तो अपन फर्स्ट स्टेप में ए बी सी नहीं लेते हैं, अगले स्टेप में ले लेंगे। तो आपके पास है 1 + a, ठीक है, और 1 1 यहाँ पे 1 है, 1 + b, फिर आपका बच्चों 1 है, आपका 1 है, 1 है, 1 + c। ठीक, हमको ए बी सी बाहर लाना है तो कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ लेंगे। जैसे हमारे पास ए है ना, तो ए बी सी बाहर लाना है बच्चों, ठीक है। तो प्रथम पंक्ति R1 से A, R2 से B व R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर। ये थोड़ा क्वेश्चन समझने की बात है भाई, थोड़ा सा यदि गड़बड़ होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा बच्चों। जब हम A कॉमन लेंगे, ज़बरदस्ती में A आप कॉमन ले रहे हो, जैसे यहाँ पे A नहीं है, कॉमन ले रहे हो तो उसके नीचे गुणा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर A है तो 1 बचेगा। यहाँ से भी ज़बरदस्ती आप कॉमन ले रहे हो तो A, क्योंकि A का जब आप गुणा हो करोगे तो आपका A से कट जाएगा। यहाँ पर भी आपका A। इसी प्रकार दूसरे से हम B ले रहे हैं, तो जहाँ पे B नहीं है तो वहाँ पर ज़बरदस्ती में आप ले रहे हैं तो B का भाग दे दो। यहाँ पर 1 + b अब +1, यहाँ पर आपका 1 + b हो जाएगा। फिर आप इससे C ले रहे हो ना, तो 1/c 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 + 1 हो जाएगा। ये लो कुछ इस प्रकार से ए बी से हमने कॉमन ले लिया। अब बड़ा दिक्कत हो गया कि भाई कैसे क्या करें। जैसे हमारे पास 1/b है, 1/b है, 1/b है, 1/a है, 1/a है, तो 1/a + 1/b + 1/c कब आएगा? जब तीनों को जोड़ेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो तीनों को जोड़ने के लिए थोड़ा सा हम लगा सकते हैं कि संक्रिया R1 में हम लिखना चाहते हैं R1 + R2 + R3 करके। भले ही थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाए, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। ए बी सी है, जब जोड़ेंगे बच्चों तो जोड़ दीजिए। देखो 1 प्लस है ना, तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है बच्चों, आप लोग जोड़ कर देख लो। ऐसे यहाँ पर भी आएगा 1/a + 1/b + 1/c। तीनों को जोड़ेगा तो वही आएगा। बाकी यहाँ पर 1/b है, रहने दो भैया, 1/b + 1 रहने दो, 1/b रहने दो। 1/c है, 1/c है और 1/c + 1 है। ये लाइन खींच दो, चलने दो आगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो भाई इसमें पूरे में सेम है, तो इस पूरे को आप उभयनिष्ठ ले लो, उभयनिष्ठ ले लें। अब लिखेंगे नहीं तो भी आप लोग समझदार हो। ए बी सी उभयनिष्ठ लेंगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब कितना बच रहा है? यहाँ पे तो 1 ही बच रहा है, तीनों जगह 1। यहाँ पे बच रहा है 1/b, यहाँ पर 1/b + 1 और 1/b, यहाँ पर 1/c 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 + 1, और ये आपका सारणिक। चलने दो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलने दो। अब देखो यहाँ पर 1 1 है ना, तो आसानी से आप 0 ला सकते हो। संक्रिया बस उल्टा लगाना पड़ेगा। जैसे मैं संक्रिया लगा दूं, C2 में लिखना चाहता हूं, C2 में C1 को घटाकर, व C3 में लिखना चाहता हूं, C3 में C1 को घटाकर। मतलब इसमें इसको घटा दूं, इसमें इसको घटा दूं, तो 1 में 1 घटाओ 0 आ जाता है, क्योंकि उसके सापेक्ष प्रसार करना आसान हो जाता है ना। किसी भी वैल्यू यदि 0 आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है प्रसार करना। ठीक, चलिए अगले स्टेप पे करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका ए बी सी है तो रहने दीजिए। 1 + 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ पे आपका 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें इसको घटाओ, इसमें इसको घटाओ, तो आपका बच्चों इसमें इसको घटाओ तो b कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें इसको घटाओ तो ये भी 0 हो जाएगा। प्रसार करना बहुत आसान हो जाएगा यार। इसमें इसको घटाओ 0 आ जाएगा, 1/c रहने दो, 0 हो जाएगा बच्चों। और घटाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद किसके सापेक्ष आप प्रसार करोगे जो आसान हो जाए, मैं कहूँगा इसके सापेक्ष कर दो चाहे इसके सापेक्ष प्रसार कर दो। मतलब R1 के सापेक्ष के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, भाई हमारा ABC है तो रहने दीजिए, उल्टा कोष्टक लगाने में मजा कुछ अलग है। 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्रसार करूंगा ना बच्चों, देखिएगा तो यहाँ पर आपका 1 रहेगा, बाकी सब खत्म, 0 हो जाएगा। तो ये लो, मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि मान लो जिसको भी लेकर चलेंगे तो उसके वाले अवयव सीधे वाले खत्म, तो ये 4 बचेंगे, तो 1 1 कम 1 और -0। ठीक है, तो कितना बच रहा है ABC और आपका बच रहा 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C और 1 1 कम 1 की कोई वैल्यू नहीं है। इतना आ भी चुका है मान, इतना आ भी चुका है मान, तो ये भी आपका आंसर है। जब आप ABC का गुणा करोगे ना, तो इसमें जब आप गुणा करोगे तो ABC आएगा प्लस, जब आप ABC गुणा करोगे तो A कट जाएगा तो 1/BC आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आप A ही करो, ABC कर दो प्लस ABC/B कर दो प्लस ABC/C कर दो। अगले स्टेप में आप देखो ABC आ जाएगा, A से A कट जाएगा तो आपका BC बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर B से B कट जाएगा तो CA बचेगा, यहाँ पर आपका C से C कट जाएगा तो AB बचेगा। ये भी तो आपका आंसर है। बोला ही गया था बच्चों आंसर लाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, देखो जरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर और आंसर देखो। ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB, ये भी आ चुका है, इससे माना गया। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप लोग यदि समझ रहे होंगे तो सिंपल तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे इस प्रश्नावली की यदि बात की जाए तो उदाहरण हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब प्रश्नावली 4.2 चलेगा, तो 4.2 को हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, पूरा तैयारी करते चलें, क्रम से वीडियोज आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय पर बच्चों आपको रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट में विजिट कर लें। 2024 की तैयारी कर रहे हैं, MP बोर्ड के हैं या CG बोर्ड से, NCERT पैटर्न पर आपको सिलेबस कराया जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।